हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम यूनिट नंबर 5 में कोलाइडल स्टेट पढ़ रहे थे। स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होती है कोलाइडल स्टेट, एक मीन्स एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है जहाँ पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है एंड they cannot pass through the semi-permeable membrane or a cellulose membrane or an animal membrane, but they can pass through an ordinary filter paper. They are basically known as colloidal sols. We have discussed about their type, their classification, their stability and the methods of preparation and methods of purification. अल्ट्रा प्योरीफिकेशन मेथड जिसमें हम एक स्पेशल टाइप का फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं जो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से ही बनाया गया था। दूसरा जो मेथडोलॉजी थी प्योरीफिकेशन की वो थी डायलिसिस, जिसका डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। डेली लाइफ में इसका बेसिक जो यूज़ होता है वो उन इंसानों के लिए किया जाता है जिनकी किडनी काम नहीं करती, तो हम उसको प्योरीफिकेशन में यूज़ करते हैं, ब्लड प्योरीफिकेशन में। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल। सॉल्यूशन नहीं बोलते जनरली, इनको हम सोल के नाम से जानते हैं, कोलाइडल सोल के नाम से इनको हम जानते हैं। तो कोलाइडल सोल की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हेट्रोजीनियस नेचर। हेट्रोजीनियस नेचर, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल इज दैट दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में डिफरेंस बताता हूँ मैं। एक ग्लास बीकर में मैंने वाटर लिया और उसके अंदर सोल्ट डिजोल्व किया, एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनता है ना। एक छोटा सा ग्लास का बीकर लिया, बीकर के अंदर मैंने डाल दिया क्या यहाँ पे H2O प्लस NaCl। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। बट अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ डालता हूँ कि वाटर लिया और वाटर के साथ में मैंने उसमें मिट्टी डाल दी, मड डाल दिया, कीचड़ डाल दिया, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनता है जिस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स मुझे क्लियरली दिखाई भी देते हैं ऐसे। तो यानी ये सॉल्यूशन मुझे किस टाइप का दिखाई देगा, हेट्रोजीनियस। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, पार्टिकल्स जाके बॉटम पे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर स्लाइटली लार्जर इन साइज देन द ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से इनके पार्टिकल थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, दैट्स वाई दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। हेट्रोजीनियस का मतलब है मुझे दो फेजेस डिफरेंट दिखाई दे सकती हैं, वहाँ पे दो फेजेस मुझे क्या दिख सकती हैं, डिफरेंट दिख सकती हैं, या उनको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको लिखोगे हेट्रोजीनियस। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सोल आर स्लाइटली larger in size, so किससे थोड़े से ज़्यादा होते हैं, मैं बल्केर बता रहा हूँ, किससे बल्केर होते हैं, ये ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं। ट्रू, सो दे फॉर्म हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, दे फॉर्म हेट्रोजीनियस सोल। यानी उनका सोल हमेशा किस टाइप का होगा, हेट्रोजीनियस होगा। यानी उन पार्टिकल्स को सेपरेटली देखा जा सकता है डिस्पर्सन मीडियम में। डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम में दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों के पार्टिकल्स का साइज अलग अलग होगा। लेकिन हाँ, ट्रू सॉल्यूशन में दोनों के पार्टिकल्स का साइज लगभग क्या होता है, सेम होता है। दोनों के पार्टिकल्स का साइज क्या रहेगा, सेम इन द केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। बट डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम द साइज ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी फिल्ट्रेबिलिटी, इसके बारे में मैंने अभी बताया था, अभी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो लेक्चर में मैंने बोला था फिल्टर किससे हो सकते हैं। कोलाइडल सोल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू एन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, कैन पास थ्रू एन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, दे कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं, बट कैन नॉट पास थ्रू SPM और सेल्यूलोज मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लाइक सेल्यूलोज मेम्ब्रेन, इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास नहीं हो सकते। मैं स्टार्टिंग में बता चुका क्यों नहीं होते, रीजन होता है साइज पार्टिकल्स का इस तरीके से एडजस्ट होता है कि पोर साइज जो होता है, एक फिल्टर पेपर का जो पोर साइज होता है, जो होल होते हैं उसके अंदर, वो इस टाइप के होते हैं कि ये उसके अंदर से निकल जाता है। लेकिन जो होल साइज किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और इनका साइज उसके कंपैरिजन में क्या रह गया, लार्जर रह गया, तो ये वहाँ पे अटक जाएंगे।
तो यानी पोर साइज पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। फिल्टरेबिलिटी जो होती है वो पोर साइज पे डिपेंड करती है। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो होता है उसका पोर साइज बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर से कोलाइडल निकल जाता है। लेकिन जो ये होता है एसपीएम होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इसका पोर साइज स्मॉलर होता है और पोर साइज स्मॉलर होने की वजह से उसके अंदर से कभी भी आपका कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं हो सकता। और इतनी बार बता चुका, अब तो शायद याद भी हो गया होगा कि आपका कोलाइडल जो होता है वो एसपीएम से पास नहीं होता, लेकिन किससे पास हो जाता है? फिल्टर पेपर से। इससे छोटे पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, वो दोनों से ही पास हो जाएगा। वो इतना छोटा पार्टिकल होता है, वो एसपीएम से भी निकल सकता है और किससे? ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से। कौन? क्रिस्टलॉइड या ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन प्रेसिपिटेट, थर्ड टाइप का पार्टिकल, प्रेसिपिटेट के पार्टिकल इतने बड़े होते हैं ना तो वो फिल्टर पेपर से निकल पाते हैं ना किससे निकल पाते हैं? एसपीएम से। दिस इज कॉल्ड फिल्टरेबिलिटी प्रॉपर्टी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फिल्ट्रेशन और फिल्टरेबिलिटी प्रॉपर्टी। कलर एंड विजिबिलिटी, विजिबिलिटी एंड कलर। देखो जी, ये कहता है कि पार्टिकल जर्नली विजिबल होते हैं अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। दे आर विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। जब मैं कोई भी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज़ करता हूँ, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी कुछ पार्टिकल्स हमें दिखाई दे जाते हैं और कुछ पार्टिकल्स मुझे बेयर आई से भी दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, कोलाइडल का हर पार्टिकल विजिबल होगा अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। देखो, कोलाइडल के बारे में बात चल रही है। कोलाइडल के पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर, कोलाइडल का पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर 2000 नैनोमीटर्स होता है। दैट्स वाई मैं इनको नैनो पार्टिकल्स भी बोलता हूँ। और ये साइज पक्के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा विजिबल होंगे किसके अंडर? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। और ये पार्टिकल कई बार आपका जब पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर्स के आसपास आ जाता है कोलाइडल का, तो उस टाइम पे वो हमें बेयर आई से भी दिखाई दे सकते हैं, उस टाइम पे हमें वो सिंपल माइक्रोस्कोप से भी दिखाई देते हैं। लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हर कोलाइडल पार्टिकल क्या होगा? विजिबल होगा। दे आर विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ये लिख सकते हो। बट समटाइम दे आर विजिबल बाय द बेयर आइज, समटाइम्स दे आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, बट अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप दे आर ऑलवेज विजिबल। नाउ बात रही कलर की। कलर, कोलाइडल पार्टिकल्स shows कलर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी वो क्या शो करते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बिकॉज कोलाइडल पार्टिकल शोज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कोलाइडल पार्टिकल शोज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिस इज द इम्पोर्टेंट। वही कोलाइडल पार्टिकल शोज कलर। कोलाइडल पार्टिकल्स का कलर क्यों होता है? और ये कलर एक ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स या फिर उसके प्रेसिपिटेट से अलग होता है। लाइक कोलाइडल पार्टिकल्स का कलर की डिस्कशन में करूँ, गोल्ड के कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंग इसका कलर होता है रेड। गोल्ड के कोलाइडल पार्टिकल्स का कलर होता है रेड। और जब ये गोल्ड का पार्टिकल बड़ा हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, लाइक हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, इसका कलर गोल्डन हो जाता है। ऐसा कुछ इसके बीच में वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, एक डिफरेंस देखो, गोल्ड हमें गोल्डन कलर का दिखाई देता है, लेकिन येलोविश गोल्डन दिखता है ना। लेकिन जब वो उस गोल्ड के पार्टिकल्स को मैं कितना डिवाइड कर दूँ, कितना छोटा बना दूँ, उसके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर 2000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए, यानी कोलाइडल साइज का बन जाए, तो उसका कलर जनरली मुझे किस टाइप का दिखाई देता है? रेड कलर का। ऐसा ही कुछ है ना। तो ये कह रहा है कि जो पार्टिकल्स का साइज होता है उसके अकॉर्डिंग कलर होता है। उस पे जाने से पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले कहता है कोलाइडल पार्टिकल्स आर कलर्ड। यस, दे आर कलर्ड। व्हाई दे आर कलर्ड? बिकॉज दे शो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट? व्हेन ए लाइट फॉल्स ऑन ए पार्टिकल, it get divided into different parts. When a light falls on a particle, it get scattered in all direction. बिखर जाती है हर डायरेक्शन में। क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है हर डायरेक्शन में। और स्कैटरिंग की वजह से जो वेवलेंथ जनरेट हुई है वो हमें कलर देती है। When a light falls on a particle, it gets scattered in all directions, and due to this scattering, we get the color of the particle. जैसे ये कोई भी विजिबल लाइट थी, ठीक है, ये कोई भी विजिबल लाइट थी, इसकी स्कैटरिंग हुई। स्कैटरिंग होने के बाद जो स्कैटरिंग से वेवलेंथ जनरेट हुई लाइट की, वो कौन सी जनरेट हुई? लैम्डा। और लैम्डा मान लो बिलोंग करती किससे? ब्लू कलर से। तो कलर ऑफ द कंपाउंड और कलर ऑफ द कोलाइडल विल बी ब्लू। इफ द लैम्डा बिलोंग्स टू द येलो, then the color of the colloidal will be yellow. If lambda belongs to the red color, then color will be red.
समझ रहे हो ना इस बात को। तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी कोलाइडल पार्टिकल है वो कलर्ड है, तो क्यों कलर्ड है? बिकॉज दिस शोज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट? व्हेन ए लाइट फॉल्स ऑन ए पार्टिकल इट गेट डिस्पर्स्ड, इट गेट scattered in all direction. This is called scattering, and this will give the color to the colloidal. Now scattering of light is the main reason for the development of the color in the complex, and the scattering of light depends on what light, which wavelength will get scattered depends on the size of particle. Size of particle. Scattering of light depends on the size of particle. As the size of particle change, the wavelength of scattered light will change. As the size of the particle change, the wavelength of the light scattered will change. So ये कहता है कि स्टार्टिंग में मेरे पास गोल्ड के पार्टिकल वेरी स्मॉल है, वो छोटे गोल्ड के पार्टिकल हैं, लेट्स कंसीडर लेस देन 100 नैनोमीटर के पार्टिकल हैं, इट्स कलर इज़ अबाउट रेड। इसका कलर किस टाइप का होता है? रेड का होता है। मान लो इसके पार्टिकल, गोल्ड के पार्टिकल्स का साइज मैंने बोला अप्रोक्सीमेटली आ गया मेरा 500 नैनोमीटर। द कलर ऑफ द पार्टिकल्स बिकम पर्पल। As the gold particle grow and their size became approximately 700 nanometer, its color goes to the blue. If its size became approximate 800 nanometer, its color became 900 के आसपास मान लीजिए नैनोमीटर, its color becomes golden. Its color became golden. This is the journey of the gold particles. ये बोल रहा है कि गोल्ड के पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा है, तो वो पार्टिकल एक अलग टाइप की स्कैटरिंग शो करेंगे, लाइट उस पर टकराएगी, बिखर जाएगी हर डायरेक्शन में। जो लाइट बिखरती है जनरली किस रेंज की पाई जाती है? रेड कलर की पाई जाती है। पार्टिकल का साइज़ थोड़ा सा ग्रो किया, बड़ा पार्टिकल साइज़ में बड़ा हुआ तो कलर चेंज हो गया, जो लाइट स्कैटर हो रही थी उसका कलर हो गया पर्पल, और पार्टिकल का साइज़ बड़ा, कलर हो गया ब्लू। अब पार्टिकल का साइज़ और भी बड़ा हो गया, लगभग प्रेसिपिटेट की रेंज में आ गया, 900 नैनोमीटर के आसपास का साइज़ है। तो इस रेंज में आने के बाद गोल्ड अपने ओरिजिनल कलर में दिखाई देता है, दैट इज़ ए गोल्डन। जो दुनिया में हम देखते आते हैं वो गोल्डन कलर होता है, वो प्रेसिपिटेट होता है, वो सस्पेंशन होता है, ठीक है। तो कहता है कि कलर जो होता है वो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट आता है, और लाइट स्कैटरिंग होती है वो साइज़ पे डिपेंड करती है। जिस टाइप का साइज़ होगा उसी टाइप की वेवलेंथ वहाँ से क्या होकर निकलेगी? स्कैटर होकर निकलेगी। गोल्ड के पार्टिकल्स का साइज़ मैं चेंज करता जा रहा हूँ, यहाँ पे कलर क्या होता चला गया? चेंज। तो यहाँ से एक आइडिया लगता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ हमेशा उनके कलर को डिसाइड करता है। वो क्योंकि वहाँ पे होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है वो साइज़ पे डिपेंड करती है। तो मैंने सिर्फ 3 प्रॉपर्टी पढ़ाई। दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, दे कैन पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट कैन नॉट पास थ्रू द SPM, क्लियर। दे आर विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ठीक है, एंड दे आर समटाइम दे आर विजिबल अंडर द सिंपल माइक्रोस्कोप और विजिबल अंडर बेयर आइज, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल्स आर कलर्ड ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल। एज द साइज ऑफ द पार्टिकल चेंज द कलर ऑफ द पार्टिकल विल चेंज। जब मैंने एग्जाम्पल लिखा गोल्ड पार्टिकल का, जब साइज़ बहुत छोटा था तो कलर रेड था, चेंज होता गया पर्पल बना, और साइज़ बढ़ा तो ब्लू बना, और भी साइज़ बढ़ा, और एक नॉर्मल पार्टिकल प्रेसिपिटेट पार्टिकल की रेंज में आ गया तो उस टाइम पे इसका कलर हो गया गोल्डन। ओके, सो ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे कोलाइडल्स की, दैट इज़ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, हेट्रोजीनियस नेचर, कलर एंड विजिबिलिटी और फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सोल इज 4th प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी या मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसके बारे में देखते हैं। तो ये कहता है कि कोलाइडल सोल के पार्टिकल्स का साइज कुछ ऐसा होता है कि वो पार्टिकल कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। जब मैं किसी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर कोलाइडल सोल को देखता हूँ, किसी भी कोलाइडल सोल को अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप देखा जाता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता है तो आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोलाइडल सोल पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली इन मोशन। कोलाइडल सोल पार्टिकल्स आर continuously in motion, they are continuously moving, are continuously in motion, they are continuously moving, they are not at the rest, they are continuously moving,
वाई दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। जैसे हमारे पास मिट्टी होती है, उसको पानी के अंदर डाल दूंगा तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो जल्दी से सेटल डाउन नहीं होते, वो लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, मोशन में होते हैं, क्योंकि उनका साइज इस तरीके से सेट है, उनका साइज इतना छोटा होता है कि उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स का इफेक्ट नहीं लगता। हम कुछ भी चीज़ ऊपर से डालते हैं वो कहाँ चली जाती है, बॉटम पे जाती है सॉल्यूशन के। क्यों जाती है? क्योंकि उसके ऊपर क्या काम करता है, ग्रेविटी काम करता है। लेकिन ये पार्टिकल्स का साइज इस टाइप में है, इतना स्मॉलर साइज है। साइज में फिर से लिख रहा हूँ, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का जो साइज होता है वो कुछ इस तरीके से सेटल है कि दे आर वेरी लेस अफेक्टेड बाई ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी का उन पे बहुत कम असर होता है, इधर कुछ भी असर नहीं होता। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पे तो कभी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही नहीं, क्योंकि वो तो इनसे भी छोटे पार्टिकल होते हैं। तो कहता है कोलाइडल सोल के पार्टिकल्स पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसका इफेक्ट बहुत कम पड़ता है। और इसी कम पड़ने की वजह से वो लगातार मूव कर रहे हैं। और जब भी एक कोलाइडल पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करता है, लेट्स कंसिडर दिस इज द कोलाइडल पार्टिकल, और जब ये कोलाइडल पार्टिकल मूव करने लगता है तो इसको रास्ते में मिलता है दूसरा कोलाइडल पार्टिकल, और उस कोलाइडल पार्टिकल से इसकी कोलिजन होता है। कोलिजन के बाद ये पार्टिकल की डायरेक्शन बदल गई, आगे चला तो इसको एक और कोलाइडल पार्टिकल मिला, उससे ये टकराया, टकराते ही इसकी डायरेक्शन फिर से चेंज हो गई, ठीक है। और फिर से ये कोलाइडल पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से टकराया, इसकी डायरेक्शन फिर से चेंज हो गई, ठीक है। आगे जाके फिर किसी से टकराया, इसकी डायरेक्शन फिर से बेंट हो गई। तो ये इस टाइप का एक रैंडम जिगजैग मोशन शो करते हैं। कोई भी कोलाइडल पार्टिकल फ्रीली मूव करता है, और जब वो फ्रीली मूव करता है तो अपने रास्ते में आने वाले हर पार्टिकल के साथ क्या शो करता है, कोलिजन। इस कोलिजन की वजह से इसका जो पाथ होता है वो एक रैंडम जिगजैग पाथ की तरह दिखने लगता है। इसका जो रास्ता होता है वो जिगजैग पाथ होता है, मीन्स कैसे भी फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल्स मूव्स फ्रीली, वो हमेशा कैसे मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। सो दे विल कोलाइड with other particles and hence they have a zigzag motion। उनका मोशन जो होता है वो जर्नली किस टाइप का मोशन दिखाई देता है, हमें जिगजैग मोशन दिखाई देता है। इसको मैंने बड़े अक्षरों में लेटर साइज इंक्रीज करके लिखा है, वाई इंक्रीज करके लिखा है, उसका रीज़न भी समझ आएगा। ये कह रहा है कि कोलाइडल सोल के पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है, दैट्स वाई दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स दे आर मूविंग रैंडमली फ्रीली, दे आर मूविंग रैंडमली और फ्रीली। और जब वो रैंडमली चलते हैं तो किसी ना किसी दूसरे पार्टिकल से टकराते हैं, उनकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाती है, आगे जाके किसी और से टकराए, उनकी ट्रेजेक्ट्री क्या हो गई, चेंज। तो इस ट्रेजेक्ट्री के चेंज की वजह से ये पार्टिकल्स का जो रास्ता होता है वो किस टाइप का बन जाता है, जिगजैग। द पाथ बिकेम जिगजैग, दे विल हैव ए जिगजैग पाथ। एंड दिस जिगजैग मोशन द जिगजैग motion of colloidal particles in a soul is known as Brownian motion। This is called Brownian motion, ठीक है। पेपर में कई बार डायरेक्टली पूछता है व्हाट इज द ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है, द रैंडम जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज जनरली नोन एज जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज जनरली नोन एज ब्राउनियन मोशन। और मोशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, दैट्स वाई इस प्रॉपर्टी का नाम लिखा गया मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ाया जाता है, ब्राउनियन मोशन पढ़ाया जाता है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, द रैंडम जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज जनरली नोन एज Brownian motion। Why this shows Brownian motion? Because the particles are smaller in size, they are continuously in motion and they are random in motion and they are in free motion, due to which they collides with each other and their path became zigzag। ओके, क्लियर है। तो अभी तक हमने पढ़ा हेट्रोजीनियस नेचर, विजिबिलिटी, कलर, ठीक है, फिल्ट्रेबिलिटी एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैल्यू। व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ट्रू सॉल्यूशन में पढ़ाया था मैंने।
These are the properties of the solution. Colligative properties are the properties of the solution. Properties of solution whose value depends on number of particles. whose value depends on number of particles. एक ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती है जिनकी वैल्यू जनरली डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। मेनली किस चीज़ पे डिपेंड करेगी उनकी प्रॉपर्टी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट एंड फाइनल इज osmotic pressure which is represented by pi. These are the 4 colligative property। और अच्छे से हम एक एक को डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, जनरली उसको बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लाइक रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड नेक्स्ट वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मेटिक प्रेशर। तो कहता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल पे, और कहता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स हैव हाई मोलिकुलर वेट। कोलाइडल पार्टिकल्स हैव हाई मोलिकुलर वेट। उनका मोलिकुलर वेट क्या होता है? हाई मोलिकुलर वेट होता है। दे जनरली हैव हाई मोलिकुलर वेट, सो they will have less number of moles, lower number of moles, lesser number of moles, ऐसे लिखो lesser number of moles। ऐसा क्यों हुआ? क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का? पता होना चाहिए। सॉल्यूशन प्रॉपर्टी में मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकालने बताए थे। नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। जब किसी का मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई हो जाएगा, तो किसी का मॉलिक्यूलर वेट हाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा हुआ, तो आंसर विल बी स्मॉलर। ये वैल्यू जब बहुत हाई हो जाएगी मॉलिक्यूलर वेट की, तो एन की वैल्यू बहुत स्मॉलर आएगी। ऐसा ही कुछ है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अभी कह रहा है मॉलिक्यूलर वेट तो बहुत हाई होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का। सल्फर S8 मान लो, सल्फर के 8 मॉलिक्यूल जुड़े हुए उसके अंदर, एक सल्फर का 32 होता है, 8 का तो बहुत हाई गया। उससे भी बड़ा प्रोटीन का तो थाउजेंड्स में मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट थाउजेंड्स में जा रहा है उनका नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम आएंगे, और जिसके नंबर ऑफ मोल्स अगर स्मॉलर होंगे, सो दे विल हैव लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम आए उसका नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए। भाई कोलाइडल पार्टिकल्स के पास मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, और हाई मॉलिक्यूलर वेट की वजह से उसके नंबर ऑफ मोल्स घटे तो नंबर ऑफ पार्टिकल घटे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर होता है। 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स n इक्वल्स टू स्मॉल n दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स, एंड कैपिटल N दैट इज एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होता है मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। जब मोल ही कम है तो आंसर तो कम ही आना है, ठीक है। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होने की वजह से इनके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं। यानी 10 पार्टिकल जुड़ के एक पार्टिकल बन गया। जब 10 होते तो अलग अलग वेट देते, और 10 के 10 इकट्ठे हो गए तो उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया? हाई हो गया, ठीक है। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, सो नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते हैं, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते हैं तो कोलाइडल प्रॉपर्टीज तो डिपेंड ही नंबर ऑफ पार्टिकल पे करती हैं। अब ये कह रहा है मॉलिक्यूलर वेट हाई है तो उनके पास नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड ही किस पे करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तो इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज नॉट significant for colloidals. Only few solutions have measurable value of या significant value for osmotic pressure, ठीक है। सिर्फ इसकी ऑस्मेटिक प्रेशर की वैल्यू को कुछ हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करके चलते हैं, बाकी सबकी प्रॉपर्टी कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। हम कोलाइडल की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ एक प्रॉपर्टी को हमने क्या माना? सिग्निफिकेंट। किसको? सिर्फ ऑस्मेटिक प्रेशर को। वाई? क्योंकि इसका सिर्फ इतना सा रीज़न है। बाकी 3 प्रॉपर्टी जो बची हुई है, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इन तीनों में टेम्परेचर का चेंज आता है,
और ऑस्मेटिक में टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं रखा जाता। इसकी मेजरिंग के दौरान टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं रखा जाता, उन तीनों में टेम्परेचर का चेंज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू सिग्निफिकेंट मान सकते हो आप, वो भी ऑस्मेटिक प्रेशर। नोट आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सोल। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सोल। तो क्या लिखोगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच वैल्यू डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम्पल लिख दो, दीज आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट, colloidal particles have very high molecular weight, so they will have less number of particles. एक्सप्लेन कर दो, नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट ज़्यादा तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम तो नंबर ऑफ मोल कम तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम। So the colligative properties does not have a significant value for the colloidal particles, ठीक है। Only we can consider is that osmotic pressure that may have a significant value। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी थी इसके अंदर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हम 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। हेट्रोजीनियस करैक्टर, फिल्ट्रेबिलिटी, दे कैन नॉट पास थ्रू दी SPM, दे कैन पास थ्रू दी फिल्टर पेपर। हेट्रोजीनियस नेचर, फिल्ट्रेबिलिटी, विजिबिलिटी, कलर, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी, आफ्टर दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। Next property of the colloidal particle is optical property. Properties related to the light is generally known as optical properties. Properties number 6, optical property. Optical property. Optical properties of colloidal soles. Optical properties of the colloidal soul. What is the optical property? Generally optical properties are related to the light. Properties related to light, है ना। जिस तरीके से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को बोला, जो जिनकी वैल्यू डिपेंड करती नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, जनरली उनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है। इसी तरीके से नाम आता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर रिलेटेड टू द लाइट। ये कहता है कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कोलाइडल, लाइट इज पास्ड थ्रू ए कोलाइडल, a colloidal soul is passed through a colloidal soul, its path became visible, its path became visible। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा है, its path became visible, उसका पाथ हमें दिखाई देने लग जाता है। its path became visible। अगर जर्नली डेली लाइफ में मैं देखूं तो सूरज से जितनी लाइट आ रही है, सनलाइट जितनी आ रही है, उसका रास्ता कभी नहीं दिखता कि यहाँ से लाइट आ रही है, सनलाइट नहीं दिखता। लेकिन वही सनलाइट अगर हमारे रूम के अंदर एक विंडो से एंट्री कर रही है और हमारे रूम के अंदर थोड़ी बहुत भी डस्ट है, तो उसका रास्ता हमें क्लियर कट दिखाई देता है कि यहाँ से बीम आ रही लाइट की। मूवी थिएटर में चले जाओ, मूवी थिएटर में जहाँ से वो प्रोजेक्शन आपके उस पे पर्दे पे डालता है, वहाँ से लाइट आ रही होगी और उसकी लाइट जाके पर्दे पे गिरती है और उसका रास्ता हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ से लाइट जाके वहाँ पे टकरा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब लाइट इस विंडो से रूम के अंदर एंट्री करती है, लाइट एक विंडो से रूम के अंदर एंट्री करती है, तो उसका रास्ता हमें क्यों दिखाई देने लग जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो एयर है दैट बिकेम्स ए कोलाइडल। वाई एयर बिकेम कोलाइडल? एयर इज़ नॉट ए कोलाइडल। एयर तो कोलाइडल होती नहीं है, तो गैसेस का मिक्सर होती है और गैसेस का मिक्सर कभी कोलाइडल नहीं होता। नहीं, एयर के अंदर जनरली क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल होते हैं। एयर के अंदर कौन से पार्टिकल होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और डस्ट पार्टिकल्स का साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच लाई करता है। तो जब भी लाइट उन पर गिरेगी, वो लाइट को स्कैटर कर देंगे। वो लाइट को क्या कर देंगे? स्कैटर। और उस स्कैटरिंग की वजह से हमें दिखाई देने लग जाता है कि लाइट किधर से आ रही है। स्कैटरिंग की वजह से कलर भी आता है, बोला था ना। और जो कलर होते हैं वो हमें दिखते हैं। तो ये कहता है कि डस्ट के पार्टी, जैसे विंडो से अंदर लाइट आने लग रही है, विंडो से अंदर लाइट आई तो रूम के अंदर तो डस्ट थी, जैसे विंडो से लाइट आई तो उसका रास्ता हमें दिखाई देने लग गया ना। क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स आर कोलाइडल। और एग्जांपल मैंने क्या बताया? दिस द लाइट कमिंग फ्रॉम द प्रोजेक्टर टू द स्क्रीन ऑफ द मूवी थिएटर, लाइट कमिंग फ्रॉम द प्रोजेक्टर टू द स्क्रीन ऑफ द मूवी थिएटर, its path will be visible. The path of the light coming from the projector to the screen of the movie theater is visible because movie theater have some dust particles and the light gets scattered from that dust particles. Like this is a solution. This is a solution of colloidal. This is the colloidal solution. This is the colloidal solution. This is a colloidal sol. This is a colloidal sol. When light
फ्रॉम द सोर्स, लाइट फ्रॉम द सोर्स पास थ्रू दिस कोलाइडल। तो ये लाइट जब तक इस पूरे वैक्यूम इसमें एयर के अंदर से आती है इसका रास्ता नहीं दिखता, लेकिन जैसे वो कोलाइडल के अंदर एंट्री करती है उस बीम का हमें पाथ दिखाई देता है, उस बीम का हमें क्या दिखाई देता है, पाथ। तो दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट। जिस तरीके से कंटिन्यूअसली रैंडम जिगजैग मोशन का नाम रखा था हमने ब्राउनियन मोशन, इसी तरीके से द पाथ ऑफ द लाइट बिकेम विजिबल व्हेन इट पास थ्रू ए कोलाइडल सोल एंड दिस प्रॉपर्टी एंड दिस इफेक्ट वाज स्टडीड बाय टिंडाल साइंटिस्ट। सो इट्स इफेक्ट इज नोन एज टिंडाल्स इफेक्ट। इस इफेक्ट का नाम क्या रखा जाएगा, टिंडाल इफेक्ट। तो जिस तरीके से वो ब्राउनियन मोशन के बारे में पूछता व्हाट इज द ब्राउनियन मोशन, इसी तरीके से वो पूछ सकता व्हाट इज द टिंडाल इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू द टिंडाल इफेक्ट, when a light pass through the colloidal soul, when a beam of light pass through the colloidal soul, its path became visible due to the scattering of light. This is called Tyndall effect. It is called Tyndall effect. इसको हम Tyndall effect बोलते हैं कि जब भी कोई लाइट कोलाइडल सोल के अंदर से पास होती है उसका पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। एग्जाम्पल्स, बीम ऑफ लाइट एंटरिंग इन ए रूम फ्रॉम विंडो। जब भी कोई लाइट विंडो से एंट्री करती है तो उसका पाथ हमें दिखाई देता है, ठीक है। सेकंड, ए बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम प्रोजेक्टर टू स्क्रीन इन ए थिएटर रूम। किसी भी थिएटर रूम के अंदर लाइट आ रही है और कहाँ से आ रही है, वो सनलाइट से आ सकती है या प्रोजेक्टर से आ सकती है और उसका पाथ हमें दिखाई देता है क्लियरली। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स आर बिहेविंग लाइक ए कोलाइडल पार्टिकल्स एंड देयर पाथ बिकेम विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देयर पाथ बिकेम विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड दिस इफेक्ट इज जनरली नोन एज टिंडाल इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज जनरली नोन एज टिंडाल इफेक्ट। तो ब्राउनियन मोशन, टिंडाल इफेक्ट, ये दो इफेक्ट मैंने पढ़ाए अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राउनियन मोशन, द zigzag random motion of the colloidal particle due to their smaller size is known as Brownian motion, and the Tyndall effect, due to the scattering of light, the path of the light became visible when it passed through the colloidal soul. This is known as Tyndall effect. This is called Tyndall effect. Okay, so next, seventh and most important property of the colloidal is electrical property. Most important property of the colloidal soul is electrical property. सबसे ज़्यादा important होती है electrical properties और maximum time हुआ है इससे क्वेश्चन आया ही है। Electrical property of the colloidal particles. Electrical property of the colloidal particle. सबसे ज़्यादा important property होती है electrical property. Electrical property that is related to the electrical flow charges, related to the charges, related to the ions, related to the movement of the ions. तो ये property generally किससे related होती है? It is related to the charge, ions or their movement. तो ये जनरली कहता है किससे रिलेटेड होती है आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चार्ज से रिलेटेड होती है, मूवमेंट ऑफ आयन से रिलेटेड होती है। तो ये कहता है कि चार्ज और उनके मूवमेंट और आयंस और उनके मूवमेंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, व्हाट इज द इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल ड्यू टू चार्ज। कोलाइडल ड्यू टू चार्ज, चार्ज की वजह से उनकी स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं। देखो इसके बारे में मैं फिर से एक बार वही डिस्कस करूँगा। 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं जिनको क्रिस्टलोइड बोलते हैं। सेकंड कोलाइडल होता है। थर्ड प्रेसिपिटेट होता है। ये कहता है इनके पार्टिकल सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है, इसके पार्टिकल सबसे लार्जेस्ट होते हैं और इनके इन बिटवीन लाई करते हैं 1-2000 नैनोमीटर। यानी इसके कोलाइडल के पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन से थोड़े बड़े होते हैं लेकिन प्रेसिपिटेट से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो कई बार दिमाग में ये बात आती है भाई जब कोलाइडल के पार्टिकल्स इस रेंज के हैं कि वो आपस में जुड़ जाएं, छोटे छोटे पार्टिकल आपस में जुड़ जाएं और जुड़ के क्या बना लें, प्रेसिपिटेट। क्यों नहीं हो सकता ऐसा?
भाई एक पार्टिकल का डिस्ट्रॉय होना, टूटना थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन पार्टिकल्स आपस में जुड़ तो सकते हैं, और अगर वो जुड़ गए तो उनका साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो पार्टिकल क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो एक बात दिमाग में आती है, व्हाई कोलाइडल डज नॉट गेट कन्वर्टेड टू द प्रेसिपिटेट व्हेन पार्टिकल विल कंबाइन टू फॉर्म ए लार्जर साइज पार्टिकल एंड दे विल कन्वर्ट टू द कोलाइडल दे विल कन्वर्ट टू दी प्रेसिपिटेट। हालांकि कोलाइडल का टूट के छोटे पार्टिकल्स में बनना यानी ट्रू सॉल्यूशन में बदलना थोड़ा सा हार्ड रहता है, लेकिन पार्टिकल्स आपस में अगर अटैच हो जाएं, जैसे दो पार्टिकल है एक दूसरे के साथ अटैच हो गए ऐसे, और अटैच होते होते एक बड़ा साइज़ का पार्टिकल बना, और बड़े साइज़ के पार्टिकल्स को हम जनरली क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। बट ऐसा नहीं होता। वाई इट इज़ नॉट सो? बिकॉज every colloidal particle have some charge, either positive or negative. Every colloidal particle have some charge, either positive or negative. हर कोलाइडल के ऊपर चार्ज होता है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन होगा एक ही टाइप का। होगा किसका? एक ही टाइप का। अब मान लो ये बीकर है, एक बीकर में कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, और हर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर सेम नेचर का चार्ज है। हर कोलाइडल पार्टिकल पे क्या है? सेम नेचर का। लेट्स कंसीडर हर एक पे कैसा चार्ज है? प्लस 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 प्लस। और ये चार्ज अब आधे लोग समझ भी गए होंगे कि जब सभी पे एक जैसा चार्ज है तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। वो कहता है कोलाइडल के हर पार्टिकल पे चार्ज है, चाहे उस पर पॉजिटिव नेचर का हो चाहे उस पर नेगेटिव का। एक कोलाइडल सोल पॉजिटिवली चार्ज सोल है, एक कोलाइडल सोल कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल है। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो इसके हर पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। दूसरा पार्टिकल जब एक पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, दोनों पास आने की कोशिश करेंगे, दोनों में रिपल्सन होगा। दे कैन नॉट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट। दिस इज द कॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट पार्टिकल। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि एवरी कोलाइडल पार्टिकल, एवरी कोलाइडल सोल हैव ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ चार्ज। एवरी कोलाइडल पार्टिकल और एवरी कोलाइडल सोल, पार्टिकल लिख लो या एवरी कोलाइडल सोल लिखो। एवरी कोलाइडल सोल हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। So all the particles of the colloidal will have same nature of charge. सभी कोलाइडल पे क्या होगा? सेम नेचर का चार्ज होगा, और सेम नेचर चार्ज इज ऑलवेज रिपेल्स टू ईच अदर, सो दे विल नॉट कम क्लोजर टू ईच अदर एंड दे विल नॉट फॉर्म द प्रेसिपिटेट। क्वेश्चन क्या था? वाई कोलाइडल पार्टिकल डज नॉट कंबाइंस टू गिव प्रेसिपिटेट। हो सकता है जुड़ सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं जुड़ते? क्योंकि हर कोलाइडल पे चार्ज होता है, तो हर पार्टिकल के ऊपर सेम चार्ज आ गया, और सेम चार्ज के पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये कह रहा है सो एवरी कोलाइडल पार्टिकल विल हैव सेम नेचर ऑफ चार्ज। एवरी कोलाइडल पार्टिकल विल हैव सेम नेचर ऑफ चार्ज, सेम नेचर of charge, and hence they will repel, and hence they will repel to each other. They will repel to each other and does not combines to give precipitate, and does not combines to give precipitate. They will not combines to give the formation of the precipitate. This is the electrical starting of the electrical property. Why they does not forms precipitate? Why they does not form precipitate? Because colloidals have a particular kind of charge. मैं charge भी बताऊंगा क्या क्या होता है. They will have a particular kind of the charge. So every particle of a colloidal will have same nature of the charge. They will repel to each other. They will not combine to each other to give the formation of precipitate. Now origin of charge. Origin of charge. What is the origin of charge? चार्ज का ओरिजिन क्या हो सकता है? फर्स्ट इज द सिंपल, जो हर जगह पढ़ते हैं, फिजिक्स ने भी पढ़ाया होगा स्टार्टिंग में कि कोम्ब को जब हम हेयर्स पे रब करते हैं तो उस पर चार्ज आ जाता है, वो दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो कहाँ से आता है वो चार्ज? फ्रिक्शनल चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? फ्रिक्शनल चार्ज। चार्ज में जनरेट ड्यू टू फ्रिक्शन और rubbing between
डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल। डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में क्या हो सकती है, रबिंग हो सकती है। उस रबिंग की वजह से उन पे क्या होगा, चार्ज जनरेट होगा। फिर से सुन लो, हर कोलाइडल पे एक पर्टिकुलर टाइप का चार्ज होगा, पूरे कोलाइडल का एक ही जैसा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल। दो टाइप के कोलाइडल सोल होते हैं, आइदर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल। दो टाइप के कोलाइडल सोल होंगे, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली। तो ये कहता है कि जब इन पे सब पॉजिटिव चार्ज है तो सारे को हर पार्टिकल पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो हर पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव है। सो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हमेशा रिपेल करेगा, पास आने नहीं देगा। अगर मैं इनके इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दूँ, अगर मैं इनके चार्ज को क्या कर दूँ, न्यूट्रलाइज कर दूँ, तो हो सकता है इनका प्रेसिपिटेशन हो जाए। वो भी पढ़ेंगे, वो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। उसका नाम कोगुलेशन होता है। उसका नाम क्या होता है, कोगुलेशन। कि अगर मैं इनके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दूँ तो यहाँ पे हो सकता है ये पार्टिकल आपस में जुड़ जाएँ और बड़े पार्टिकल की फॉर्मेशन कर दें। ठीक है, तो कह रहा है कि ये पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसे आया, जब डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में रबिंग हुई, फ्रिक्शन हुआ, तो वहाँ पे चार्ज जनरेट होता है। ये फिजिक्स भी कहती है, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को आप रब करते हो तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसकी वजह से चार्ज का क्या होगा, जनरेशन हो सकता है। वहाँ पे चार्ज क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है जब हम उसकी रबिंग करते हैं। क्लियर है? ओके, तो देखो सेकंड, हाउ दे कैन जनरेट चार्ज बाय डिपोजिशन ऑफ ionic particles, by deposition of ionic particles over the surface ऑफ कोलाइडल। जब भी आप कोलाइडल की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो उस टाइम पे उसके सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स का अटैचमेंट हो गया होगा, स्टिक हो गए होंगे। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, बाय डिपोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोलाइडल है, ये कोलाइडल बना तो इसके ऊपर सारे पार्टिकल जो अटैच हुए, इसके ऊपर जो पार्टिकल अटैच हो गए काउंटर आयन्स, वो कौन से थे, पॉजिटिव। तो कोलाइडल पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। एक कोलाइडल पार्टिकल बन रहा था, उसके पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, डिपोजिट हो गया, और इस डिपोजिशन की वजह से इस कोलाइडल पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। तो डिपोजिशन की वजह से भी क्या आ सकता है, चार्ज आ सकता है। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ, ध्यान से सुनना, एडिशन ऑफ एक्सेस Ki टू AgNO3 सॉल्यूशन। किसको ऐड किया गया है, Ki को। यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम्हारे पास AgNO3 है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर तुमने फिलअप कर रखा क्या, AgNO3, और बाहर से एक्स्ट्रा एक्सेस में क्या डाला गया है, Ki। एक्सेस में किसको ऐड किया गया है, Ki। तो रिएक्शन होगी Ki का आयोडाइड आयन AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो Ag और I दोनों मिलके यहाँ एक कोलाइडल की फॉर्मेशन करेंगे, वो होगा AgI। किसकी फॉर्मेशन करेंगे, AgI। क्लियर है? तो यहाँ पे ये तो सारा AgNO3 खत्म हो गया, क्योंकि सारा AgNO3 किस में बदल जाएगा, AgI में। AgNO3 की अमाउंट यहाँ से ओवर वेनिस। क्यों वेनिस हो गई, क्योंकि एक्सेस में आपने किसको ले रखा, फालतू किसको ले रखा है, Ki को। तो Ki सारा का सारा Ki मिलके 1 ml AgNO3 था, 10 ml तुमने Ki डाल दिया, तो Ki ने AgNO3 को किस में बदल दिया, सारे को AgI में। अब बाकी कौन बचा हुआ सॉल्यूशन में, Ki के पास जो आयन कॉमन होगा हमारे कोलाइडल के साथ, जो आपका प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट के साथ जो आयन कॉमन होगा वो इसके ऊपर क्या कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा। तो इसकी स्टिकिंग की वजह से कॉमन कौन सा हुआ, AgI प्रेसिपिटेट बना, सॉरी AgI कोलाइडल बना। तो AgI में कौन सा आयन है, आयोडाइड, और जो एक्सेस में पड़ा है वो कौन है, Ki। उसके पास भी कौन सा है, आयोडाइड। तो AgI के सरफेस पे किसका अटैचमेंट हो जाएगा, आयोडाइड का। AgI के सरफेस पे कौन अटैच हो जाएगा, आयोडाइड। AgI के सरफेस पे कौन अटैच हो जाएगा, आयोडाइड। तो डिपोजिशन किसका हुआ, आयोडाइड माइनस आयन का। तो यहाँ से बनेगा नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल। यहाँ पे कौन सा कोलाइडल बनेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल। देखना जी इसको एक बार। ये कहता है तुमने Ki को एक्सेस में ऐड किया AgNO3 में, किसका फॉर्मेशन होगी, AgI की। जिसकी फॉर्मेशन हुई वो देखो, और बचा हुआ कौन है, Ki। इन दोनों में कॉमन कौन सा है, आयोडाइड। तो आयोडाइड इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट।
ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आई तो इसका रिवर्स करके बताता हूँ। रिवर्स कैसे? रिवर्स मैं कह रहा हूँ एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ AgNO3, इस बार एक्सेस में किसको डाल रहे हो? AgNO3 टू KI सॉल्यूशन। तो मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास क्या रखा हुआ है? नीचे AgNO3 यहाँ पे रखा हुआ है ना, सॉरी, इस बार इसके अंदर क्या ले रखा है? KI। बाहर से एक्सेस में किसको डाला गया है? AgNO3। तो एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू KI और AgNO3 की रिएक्शन से बनेगा AgI। कितना बनेगा? ये AgNO3 क्या हो जाएगा? KI क्या हो जाएगा? ख़त्म। और AgNO3 को किस में रखा गया है? एक्सेस में। अब एक्सेस में जो चीज़ बची हुई है वो AgNO3 है। प्रेसिपिटेट बना वो कोलाइडल बना वो किसका है? AgI का। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें? दोनों के अंदर कॉमन क्या है? Ag। भाई AgNO3 प्लस KI मिलके AgI बन गया। अब KI तो ख़त्म हो गया क्योंकि वो तो लिमिटेड था। एक्सेस में कौन है? AgNO3 पड़ा हुआ है एज इट इज। अब इसमें और इसमें कॉमन कौन है? Ag। तो Ag इसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो AgI के सरफेस पे इस बार कौन डिपॉजिट हुआ? Ag पॉजिटिव। AgI के सरफेस पे कौन डिपॉजिट हुआ? Ag। AgI के सरफेस पे कौन डिपॉजिट हुआ? Ag। क्यों डिपॉजिट हुआ? क्योंकि कॉमन सी बात है भाई, ये एक्सेस में था, ये आपका बना था, दोनों में जो कॉमन आयन होगा वो एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो दिस कोलाइडल विल बी योर पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल, दिस विल बी योर नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल। याद रह जाएगा कि हर कोलाइडल पे कोई ना कोई पर्टिकुलर चार्ज होता है। वो ओरिजिन फ्रिक्शन से भी हो सकता है, ओरिजिन डिपोजिशन से भी हो सकता है। डिपोजिशन में ये दोनों केस ज़रूर याद रखने, ये दोनों केस ज़रूर याद रखने। और मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, कुछ डायरेक्ट एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ जिनको याद कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल है फेरिक हाइड्रोक्साइड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल, फेरिक क्लोराइड प्लस NaOH, अगर बेस है तो नेगेटिव, अगर फेरिक क्लोराइड के अंदर डाला गया है वाटर में तो इसका है पॉजिटिव कोलाइडल, ठीक है। आर्सेनिक, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, आर्सेनिक इज टॉक्सिक इन नेचर, टॉक्सिक है तो चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। इट इज़, याद रखने का तरीका है, ये टॉक्सिक है तो ये नेगेटिव आएगा। आयरन के सोल जनरली पॉजिटिव होते हैं जब तक उसको बेस में ना डाला जाए। बेस अगर तुमने ऐड कर दिया वहाँ पे तो उसके कोलाइडल्स कैसे हो जाते हैं? नेगेटिव, ठीक है। आप इतने याद कर लेना। 2 मैंने कराए थे। KI को एक्सेस में डाला, एक्सेस में किसको लिया? KI को। किसके अंदर डाला? AgNO3 के अंदर। AgI बनेगा और नेगेटिव बनेगा। AgNO3 को एक्सेस में डाला, किसके अंदर डाला? KI के अंदर डाला, बनेगा AgI, लेकिन बनेगा किस टाइप का कोलाइडल? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। तो आज मैंने इनकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाई, हेट्रोजीनियस नेचर, विजिबिलिटी, कलर, इसके बाद हमने फिल्ट्रेशन एबिलिटी बताई, उसके बाद हमने पढ़ा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को स्टार्ट किया था। टॉपिक बच गया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कोएगुलेशन, गोल्ड नंबर। सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइडल गोल्ड नंबर एंड कोएगुलेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। सिर्फ यही छोटे से टॉपिक बचे जो अगली वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इनको प्लीज़ ज़रूर याद करना। याद कैसे करना है? ये दोनों को तो मैंने अच्छे मेथड से समझा दिया कि कौन डिपॉजिट होगा, जो बनने वाले में और एक्सेस में कॉमन होगा, ठीक है। आर्सेनिक टॉक्सिक होता है हेल्थ के लिए, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, नेगेटिव सोल होगा कोलाइडल का, ठीक है। आयरन हमेशा पॉजिटिव होता है लाइफ के लिए, तो वो हमेशा पॉजिटिव बनाएगा, लेकिन अगर आयरन का सोल किस में बनाया गया है? बेस में, तो बन जाता है जी नेगेटिव, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। जितने क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं सारे करने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।